मेरे दोस्त ने कहा था, अभी मेरे पहले जो एक कवि आया था, मेरे देश का लंगड़ापन दूर होना चाहिए, मेरे देश में लंगड़ापन आ गया है। अगर मैं एक बात बना चाहूं, एक बंद पढ़ूंगा, आप कहोगे कि लंगड़ापन दूर वो कर सकता है, तो पूरे सदन का जुनून के साथ आशीर्वाद चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, मौसम बदला बदला लगता भारत की जनता बोली। और ये पंक्तियां, ये कविता दूरदर्शन पर नहीं, पूरे वर्ल्ड में दिखाई जाए, इसको बैठ करके बुश भी सुने, मुशर्रफ भी सुने। मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरे देश का लंगड़ापन कैसे दूर होगा? भारत से मौसम बदला बदला लगता भारत की जनता बोली। सड़कों से संसद तक पहुंची शातिर गुंडों की टोली। गिद्धों के आंखों में खूनी कोलाहल। और दोस्तों, ये जो सम्मान दिया है, ये नांदेड़ की धरती का सम्मान मेरे सर पर है, ये प्यार दिया है आप लोगों ने। लेकिन आपको लगे कि मेरे देश का लंगड़ापन वो व्यक्ति दूर कर सकता है, तो मैं बंद पढ़ना चाहता हूं, मैं कविता पढ़ना चाहता हूं। एक बंद पढ़ूंगा और 2 मिनट तक आप तालियों का ऊंचा हाथ करके मुझे बताएगा आप मेरे समर्थन में है। मैं कहना चाहता हूं, पहले पंक्तियां सुनेगा। मौसम बदला बदला लगता भारत की जनता बोली। सड़कों से और आपने लगे कि ये लंगड़ापन देश से दूर सोचता है। मौसम बदला बदला लगता भारत की, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूं, पूरे देश की एक आवाज है कि मौसम बदला बदला लगता भारत की जनता बोली। सड़कों से संसद तक पहुंची शातिर गुंडों की टोली। गिद्धों के आंखों में खूनी कोलाहल की बातें हैं। चिमगादड़ के ख्वाबों में खटके पूनम की रातें हैं। अपने इन हाथों की मक्कारी से दुश्मन जीतेगा। सारा वक्त भेड़ियों को भाई कहने में बीतेगा। नवयुवकों की पलकों में पुरुष का पानी बांटेंगे। भारत मां के बेटे हैं, लोहे से लोहा काटेंगे। गली गली कूचे कूचे हर घर में जाकर ज्ञान दो। बाल ठाकरे के हाथों में पूरा हिंदुस्तान दो। बाल ठाकरे के हाथों में पूरा हिंदुस्तान। भाई क्या बात है नरेंद्र, क्या बात है। भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर के, मुझे लगना चाहिए कि मैं 1 लाख लोगों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। भारत माता की, भारत माता की। आइए कविता आगे बढ़ाता हूं। 1 मिनट, ठीक है। मौसम बदला बदला लगता भारत की जनता बोली। चलिए सर, एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि ये तालियों का जुनून ऊंचा हाथ के बाद पाकिस्तान भेजा जा रहा है। बाला साहब ठाकरे, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आइए कविता शुरू, आंदोलन खत्म। चलो पढ़ो नरेंद्र, हाँ, आइए पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। मैंने सुना था, और माफ कीजिएगा, ये जो दिलीप ठाकुर ने मुझे बुलाया है, उसके पहले मुझे बुलाने की इच्छा थी। मेरी ताई कहाँ है? मेरे भाई प्रकाश भाऊ खेड़ेकर का आशीर्वाद था। उन्होंने 2 साल मुझे बोला था कि बंजारा तुझे आना है, लेकिन उनका सपना जो पूरा किया है मेरी ताई ने किया है, मेरे दिलीप ठाकुर ने किया है। मैं एक बार जोरदार समर्थन में तालियां चाहता हूं इस व्यक्ति के लिए। आज उसकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जो शुरू किया था उस प्रोग्राम की ज्योत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें ताई का और दिलीप ठाकुर का बहुत योगदान है। मैं कहना चाहता हूं, आपने आशीर्वाद दिया, आपने प्यार किया, ये पंक्ति फिर सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मौसम बदला, पूरे देश में जाता हूं, लोग एक ही आवाज बोलते हैं। मौसम बदला बदला लगता भारत की जनता बोली। सड़कों से संसद तक पहुंची शातिर गुंडों की टोली। गिद्धों के आंखों में खूनी कोलाहल की बातें हैं। चिमगादड़ के ख्वाबों में खटके पूनम की रातें हैं। अपने इन हाथों की मक्कारी से दुश्मन जीतेगा। सारा वक्त भेड़ियों को भाई कहने में बीतेगा। नवयुवकों की पलकों में पुरुष का पानी बांटेंगे। भारत मां के बेटे हैं, लोहे से लोहा काटेंगे। गली गली कूचे कूचे हर घर में जाकर ज्ञान दो। बाल ठाकरे के हाथों में पूरा हिंदुस्तान दो। बाल ठाकरे के हाथों। लोग मुझसे पूछते हैं, कवियों से प्रश्न करते हैं, पत्रकार ने मुझसे पूछा क्यों दो? मैंने कहा फिर देखें कैसे कश्मीर फड़कता है, देखें कैसे पाकिस्तान भड़कता है, कैसे होता है अपमान तिरंगे का, कौन करेगा फिर बंटवारा गंगे का। तो गाने वाले पाकिस्तानी नारों को झूठे और फरेबीन मत
ठाकरे के हाथों में पूरा हिंदुस्तान दो, बाल ठाकरे के हाथों में। और इस कविता की अंतिम पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। लोग मुझसे कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में की बात करता, वो पूछते क्यों दो? उनका पूछना सही है। मैं इससे पहले ये बताना चाहता हूं, कवि है, किसी पार्टी के साथ नहीं है। एक मेरे मित्र कवि शायर मुस्लिम है, उन्होंने एक मंच में कवि सम्मेलन में कहा, कवि का सच कहने की हिम्मत है, कवि सच बोल सकता है, लेकिन जब लगे कि इसमें भाषा बोल रही है, इसका धर्म बोल रहा है, तकलीफ हो जाती है। इसका प्रवीण शुक्ल जिम्मेदार है, वो जानता है, इस बात गवाह था। एक मुस्लिम शायर ने कहा कि सूरज के घर से जाम नहीं आते हैं, सूरज के घर से जाम नहीं आते हैं, आम के पेड़ पर आम नहीं आते हैं, और जिसकी बुनियाद में ही पत्थर की जो लाशें बिछी हो, उस मंदिर में राम नहीं आते हैं। उसने कहा, मैंने कहा बिल्कुल सही है, मेरा राम शुद्ध शाकाहारी है, ऐसे विचारों के साथ, ऐसे संस्कारों से दूर रहता है। लेकिन मैंने आपके सामने कहने की हिम्मत की, उस कवि को जवाब दिया है। बात अच्छी, आशीर्वाद दिएगा। मैंने कहा कि भारत माता के 4 बेटे, 2 खड़े 2 लेटे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक दूसरे से जुदा हो नहीं सकते, और जो मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई हो, उनमें खुदा हो नहीं सकते, उनमें खुदा हो नहीं सकते। आइए मैं कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, अंतिम पंक्तियां। लोग मुझसे पूछते क्यों दो? मैंने कहा, मैंने 92 का दंगा देखा है मुंबई का, अगर वो नहीं होता तो मुंबई चल करके खाक हो जाती। मैं कहना चाहता हूं, ये सच्चा भारत मां का अनुयायी है, राणा और शिवा की ये परछाई है, इसमें कितना दमखम है हम जान गए, हिंदुओं का रक्षक है पहचान गए। इस कलयुग में जिंदा एक उदाहरण है, भारत की जनता का सच्चा चारण है, हिंदू की आवाज उठाने वाला है, हिंदुओं का केवल ये रखवाला है। हिंदू जाग उठो, बंद की बातों पर ध्यान दो, बाल ठाकरे के हाथों में पूरा हिंदुस्तान दो। भारत माता की। हाँ, वंस मोर नहीं, कई पढ़ेंगे अभी। ये एक की बात कह रहे हैं। बंजारा जी ने एक इतने जोश में सुना दी, इसके लिए उन्हें बधाई दो, तालियां आपने बजा दी हैं। वरना कोई मुझ जैसा कभी सुना है इतने जोर से, मेरे तो प्राण ही बाहर आ जाएं। यह तो अगले की ताकत है कि विचार को और इतने ओज के साथ वो प्रस्तुत कर देते हैं। अभी वो हमारे बीच रहेंगे और भी उनकी कविताएं हम सुनेंगे। जो लोग दिल्ली में कविता पढ़ रहे थे तो एक नेताजी की देशभक्ति जागृत हो गई। बोले बंजारा भाई, मैं समझ गया हूं सारी गड़बड़ पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान जाऊंगा और उसे निपटा कर आऊंगा। ये बोले कि चले जाओ। नेताजी थोड़ी देर बाद वापिस आ गए, बोले चला जाऊं लेकिन बंदूक चलानी नहीं आती। ये नहीं पता लड़ते समय मुंह आगे की तरफ रखना है या पीछे की तरफ रखना है। बंजारा जी होशियार आदमी, बोले तुम तो किधर भी करके चला देना, देश का भला ही होगा। एक साथ वो भी निपटाए और दूसरे भी निपटाए उन्होंने। मैं निश्चित रूप से बधाई देता हूं उन्हें। और हमारे एक कवि, देखिए देश में गड़बड़ तो है। राज्यसभा के सांसद हुए ओबेदुल्ला आजमी, उन्होंने लिखा था कि मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जब उन्होंने इस तरह का इशारा किया तो हमारे हिंदी मंच के एक बड़े कवि हुए बागीश दिनकर, उन्होंने कहीं ऐसे ही तेवर में जवाब दिया था हमारे नरेंद्र बंजारा जी जैसे तेवर में। सुनिएगा, जुड़िएगा फिर अगले क्रम तक, जहां तक आपको लेकर आना चाहता हूं। जब ओबेदुल्ला आजमी ने कहा तो उन्होंने कहा था कि गद्दारों समझ लो, समझने का वक्त बाकी है। और यहां एक प्रतिमा है, उसे प्रणाम करते हुए कहता हूं कि गद्दारों समझ लो, समझने का वक्त बाकी है, अभी हिंदू शिराओं में शिवा का रक्त बाकी है। जब कहीं ऐसी स्थितियां हैं तो कवि को उस स्वर में बात करनी पड़ती है कि हमें इस देश की मिट्टी के प्रति समर्पित होकर कार्य करना है। लेकिन मैं अब जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, मेरा संकट यह है कि हर कवि के बाद आप इतनी मात्रा में उठ जाते हैं कि मुझे बहुत सारी बातें उस सब जाल के बीच में अपनी पूर्णी होती हैं। लेकिन मैं जिस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं वो मुस्कुराहटों के कवि हैं। हालांकि उनका थोड़ा गुरुत्वाकर्षण केंद्र डगमगा गया है और एक तरफ झुक गए हैं, क्योंकि उनका नाम राजेंद्र मालवीय आलसी है, और आलसी तो जैसा हो गया वैसा हो गया। मैं तो नरेंद्र भाई से पिछले दिनों कह रहा था मैं कि घबराने की क्या जरूरत है, अपन तो मस्त देश के लोग हैं, मराठाओं का देश है ये। हमारे यहां तो कहा जाता है मोटा खाओ मोटा पहनो, स्थिति 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। मैंने पिछले दिनों देखा, भीड़ के पास से मैं गुजर रहा था, वो एक सज्जन बैठे हुए रोटियां खा रहे घर के बाहर।
40 रोटियों का ढेर लगाया हुआ। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कि भाई साहब एक टाइम में इतनी रोटियां खा जाते हो क्या? तो बोले खाना नहीं खा रहा, अभी तो ब्रेकफास्ट ही चल रहा है। मैंने कहा यार 40 रोटियों का ब्रेकफास्ट, ये तो आइटम है, सर्कस में दिखाया जाना चाहिए। सर्कस वालों को पता लगा, वो उसे सर्कस में ले आए, बाहर एक बोर्ड लगा दिया, आज के शो का विशेष आइटम 40 रोटी खाने वाला आदमी देखिए। शो प्रारंभ हुआ, अगला 9 से 12 के शो में 40 रोटियां खा गया, 12 से 3 के शो में फिर 40 रोटियां निपटा दी, 3 से 6 के शो में फिर 40 रोटियां खा गया। जब 6 से 9 के शो का समय हुआ तो पट्टा मिला ही नहीं। सर्कस वालों ने ज्यादा ढूंढा तो देखा अपने तंबू में बैठा हुआ रोटियां खा रहा था। बोले चल भाई आइटम प्रस्तुत करना है। इतना सुनते ही बिगड़ गया, बोला मुझसे सारे दिन काम ही करवाओगे या रोटी वोटी भी खाने दोगे? ऐसे मस्त व्यस्त लोगों का देश है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे तो कहीं 4 पंक्तियां याद आती हैं हुल्लड़ जी की। उन्होंने लिखा कि मस्खरा मशहूर है आंसू छुपाने के लिए, बांटता है ये हंसी सारे जमाने के लिए, जख्म अपने मत दिखाओ तुम नुमाइश की तरह, ये अकेले में सही है गुनगुनाने के लिए। जब ऐसी स्थितियां मुल्क में हो तो मैं एक ऐसे बड़े शब्द के जादूगर को आमंत्रित करता हूं जिनके पास शब्द और विचार दोनों शक्तियां एक साथ मौजूद रहती हैं। वो आए और उस विचार की यात्रा से आपका परिचय कराएं। मैं चाहता हूं एक बार नांदेड़ के तमाम सुधीर श्रोता हाथ उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें भाई श्री राजेंद्र मालवीय आलसी जी का। कर सकता तो बाकी लोग क्या करेंगे। अभी शुरू हुआ है कार्यक्रम और उन्होंने जिक्र किया कि लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान लंगड़ा नहीं हुआ है साहब। हिंदुस्तान 2 पैरों पर खड़ा हुआ। वो दवाई दरवाजा खुला, मैंने कहा ये गीता है, खरीद रहा है कि पढ़ के सुनाऊं? ये आनंद विकलांगों का था, ये विकलांगों की मस्ती था। वो एक विमान के अंदर यांत्रिक खराबी आ गई तो एयर होस्टेस ने कहा सभी यात्री लोग अपने अपने पैराशूट संभाले, इमरजेंसी गेट की तरफ जाएं, अपने मन में 10 गिने और कूद जाए। तो वहां भी एक पट्टा ऐसा फंसा हुआ। वो एयर होस्टेस से बोला एक बार फिर से समझाओ। एयर होस्टेस ने कहा तू 10 तक मत गिनना, तू 3 में ही कूद जाना, नहीं तो तेरी फाइल यही से लग जाएगी। ये मस्ती होती विकलांगों की कि और तो और बस में चढ़े तो सीट विकलांगों के लिए आरक्षित, और तो और बस में चढ़े तो सीट विकलांगों के लिए आरक्षित। सब देते हैं टिकट का रुपया तो हम देते हैं केवल पैसे 25, और भाई साहब मैं लंगड़ा हूं 1 रुपया 2 रुपया, भाई साहब मैं लंगड़ा हूं 1 रुपया 2 रुपया करके पूरी बस का चक्कर लगाता है। जितना टिकट नहीं देता उससे 4 गुना ज्यादा कमाता है, जितना टिकट नहीं देता उससे 4 गुना ज्यादा कमाता है। उसमें उसके बाप का क्या जाता है। इसलिए लंगड़े होने पर समझे निचरा अपमान। और इस एक पंक्ति पर दाएं बाएं इधर उधर तमाम श्रोताओं का आशीर्वाद चाहता हूं। अगर खुद पर व्यंग करके देश की विसंगति पर कोई टिप्पणी कर दी हो तो तमाम लोगों के हाथ हवा में लहराते हुए देखना चाहता हूं। एक पंक्ति पढ़ता हूं कि इसलिए लंगड़े होने पर समझे निचरा अपमान, क्योंकि लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान, क्योंकि लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान, क्योंकि लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान। इसलिए लंगड़ा होने पर समझे निचरा अपमान, क्योंकि लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान। तभी पास में खड़े एक नेता बोले कैसे लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान। मैंने कहा वाराणसी में बम विस्फोट, बहुत बड़ी स्थिति विकट हो गई। आजकल भगवान मंदिरों में नहीं रह रहे। मैंने प्रभु श्री राम से पूछा, मैंने कहा प्रभु कहां हो, तो वो बोले होटल में। मैंने कहा वहां क्या कर रहे हो, वो बोले हर 15-20 दिन में आतंकवादी हमला करे हैं तो मेरे को तो होटल में ही टाइम पास करना पड़ेगा। मैंने प्रभु जी से कहा, मैंने कहा आप तो 3 लोग के नाथ हैं, आपके पास में तो अस्त्र शस्त्र सब है, उनका उपयोग करो और इन आतंकवादियों को समाप्त करो। वो बोले अब वो भी मेरे पास में नहीं रहे। 5 साल पहले लाल कृष्ण अडवाणी रथ यात्रा में ले गए, आज तक नहीं दिया। कब वाराणसी में बम विस्फोट, अयोध्या में बम विस्फोट, वाराणसी में बम विस्फोट, अयोध्या में बम विस्फोट, अक्षरधाम में बम विस्फोट हो जाए
लंगड़ापन है। कश्मीर में निर्दोष हिंदू मारे जाए, यह हमारे सीमाओं की सुरक्षा का लंगड़ापन है। संसद भवन के बाहर आतंकवादी विस्फोट हो जाए, यह हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का लंगड़ापन है। इसलिए आओ हम सब मिलकर के कोई ऐसा प्रयत्न करे, इस देश की दशा और दिशा का लंगड़ापन दूर करे, इस देश की दशा और दिशा का लंगड़ापन हुआ वो देश है जो आज भी पूरे विश्व को दशा और दिशा दिखाने का कार्य करता है। हम आज भी मुल्क को आईना दिखाते हैं, माना कि विसंगतियां बहुत हो गई हैं समाज में, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस देश की विसंगतियों की नब्ज जिस कवि ने बहुत बेहतर तरीके से रटोली है, उसकी तरफ आपको लेकर चलूं। जो लोग जाने के क्रम में हैं, वो मैं जानता हूं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अच्छा इसलिए कर रहे हैं कि आप समझदार लोग हैं। 13 वर्ष में एक ऐसी परंपरा बन गई है कि जब कवि कविता पाठ करके अपना स्थान ले और मैं इस माइक तक आऊं, तो जो भी आपका आने जाने का छोटा मोटा क्रम है, उस क्रम को आप उस समय पर पूरा कर लें। और जब कभी एक बार शुरू हो जाए तो उस समय पर उसे यह एहसास होना चाहिए कि आप बहुत जुड़कर उससे सुन रहे हैं। क्योंकि मैं अब जिस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, वो मुंबई से हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। बहुत सारी फिल्मों में आप उन्हें देखते रहे हैं। माना मुल्क में बहुत खामियां हैं, लेकिन उनका तेवर एक अलग तरह का तेवर है। कहीं लिखा डॉक्टर उर्मिलेश जी ने उन जैसे रचनाकारों के लिए कि जो सही है वो बात बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। एक ऐसा रचनाकार हमारे बीच उपस्थित है जो जिसने सच को सच कहने की हिम्मत की है। और अनेक जगह से उन्हें फतवे मिले, अनेक जगह से उन्हें धमकियां आई, लेकिन नरेंद्र बंजारा जी जो हमारे मंच के आज बहुत बड़े कवि हैं, वरिष्ठ रचनाकार हैं, उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं केवल इस मुल्क को उसका आईना दिखाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने वो आईना दिखाया। मैं उस बड़े रचनाकार को आमंत्रित करता हूं। कहीं मशाल जैसा स्वर उनके पास है और उस स्वर में इस देश की तमाम रोशनी, तमाम स्थितियों से आपका परिचय होगा। मैं पुनः कहता हूं, जो लोग निकलने के क्रम में हैं वो बहुत शीघ्रता से निकलें। ऐसे वातावरण में किसी भी कवि को मैं इसलिए नहीं बुलाऊंगा क्योंकि यदि उसे बुलाऊंगा तो उसे लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं गम था। अगर गम था तो ये गम था जहां कश्ती मेरी डूबी वहां पानी बहुत कम था। ऐसा ना लगे कवि को और उसे लगे कि संचालक ने तो सबके साथ न्याय किया है। मैं एक छोटी कथा आपको सुनाता हूं और देखिए, इससे बढ़िया कहने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं। हमारे नरेंद्र बंजारा जी के लिए एक बड़े शायर हुए इस सदी के, जिनका नाम अल्लामा इकबाल होता है। और आप जानते हैं वो इकबाल जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जब 1947 में मुल्क तकसीम हुआ, देश का बंटवारा हुआ, तो वही अल्लामा इकबाल कहीं जिन्ना के साथ खड़े हुए और उन्होंने उस बदले हुए स्वर में कहा था कि खंजर हिलाल का है। थोड़ा सा जुड़ जाइएगा मेरे साथ। मैं ओज के उस जाज्वल्यमान नक्षत्र को यहां बाला साहब ठाकरे जी के चित्र के सम्मुख आमंत्रित करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरी देश की धड़कनों को अपना स्वर दिया है। इसलिए थोड़ा मेरी तरफ मुखातिब होकर स्वर सुनिएगा। कहना चाहता हूं, लिखा कहीं अल्लामा इकबाल ने कि खंजर हिलाल का है, कौमी निशा हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। और जब ये स्वर उनकी तरफ से उठा तो हमारे उस गंगा के घाट पर रहने वाले नजीर बनारसी नाम के एक शायर ने अल्लामा इकबाल को हिंदुस्तान की जमीन से ललकारते हुए लाल किले के कवि सम्मेलन में 4 पंक्तियां पढ़ी थी। मैं चाहता हूं कि नरेंद्र बंजारा इस माइक पर आए तो आपके पूरे समुदाय के हाथ एक बार उनके स्वागत में उठ जाएं। पंक्तियां सुन लीजिएगा। पहले सुन ले पंक्तियां। इकबाल ने कहा खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तब नजीर बनारसी ने कहा उन्हें ललकारते हुए कि इकबाल ने जो छोड़ी रहे वतन परस्ती, गा करके ये तराना सारा जहां हमारा। और अगली पंक्ति पर मैं देखना चाहता हूं नांदेड़ के देशभक्त लोग किस तरह से वीर रस के कवि का स्वागत करते हैं कि इकबाल ने जो छोड़ी रहे वतन परस्ती, गा करके ये तराना सारा जहां हमारा। हमने भी एक मिसरे में बात खत्म कर दी, सारा जहां तुम्हारा हिंदुस्तान हमारा। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें भाई श्री नरेंद्र बंजारा जी का। वे आए और अपने तेवर के साथ कविता प्रस्तुत करें। दोस्तों देखिए, जो ये एक अद्भुत समारोह है, इसकी आवाज भी आ रहे हैं
सबसे पहले मैं बाला साहब ठाकरे को प्रणाम करता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूं। और हमारे पड़ोस में 2 शेर हुए हैं साहब महाराष्ट्र में, जिनकी एक की जन्मभूमि रही है, एक की कर्मभूमि रही है। जन्मभूमि है छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूं, और कर्मभूमि गुरु गोविंद साहब का जो ग्रंथ का, गुरु गोविंद साहब का जो गुरुद्वारा है। दूसरा मेरे हिंदुस्तान का है, मैं उसको प्रणाम करना चाहता हूं। ये दोनों वीर, दोनों महापुरुष जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की रक्षा की है। और तीसरा, आज बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन पे प्रोग्राम हो रहा है। ये इन्होंने कहा है कि आकाशवाणी से रीच किया जा रहा है। मैं वादा करता हूं, मैं दावा करता हूं, मैं कहने की हिम्मत रखना चाहता हूं कि यह कवि सम्मेलन पाकिस्तान में भी दिखाया जाए, क्योंकि जो कवि बुलाए हैं कड़वा सच बोलने वाले लोग हैं। मेरे दोस्त ने कहा, अभी मेरे पहले एक कवि था, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान पे बात नहीं करता। माफ कीजिएगा, ये मेरा हिंदुस्तान है। यहां पर हमारा दुर्भाग्य है कि यहां भौंकने वाले कुत्तों को सामने छोड़ दिया जाता है और काटने वाले शेरों को बंद कर दिया जाता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, पाकिस्तान पे क्यों नहीं लिखेंगे हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम कवि हैं, किसी पार्टी के नहीं, किसी धर्म के नहीं हैं। और माफ कीजिएगा, एक बात बताना चाहता हूं, पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, हिंदुस्तान से कभी जीत नहीं सकता। क्यों? कि जब हिंदुस्तान का सैनिक लड़ने के लिए जाता है, हिंदुस्तान का मराठा लड़ने के लिए जाता है, तो हिंदुस्तान के संस्कार लड़ते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति लड़ते। भैया, मैं लड़कियों के सीटी कौन बजा रहा है? माफ करना मित्र, हिंदुस्तान का सच्चा सैनिक हिंदुस्तान का मराठा लड़ने के लिए जाता है तो हिंदुस्तान के संस्कार लड़ते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति लड़ती है, माता पिताओं का आशीर्वाद लड़ता है, बच्चों की दुआएं लड़ती है, बहन का राखी बंधन का प्यार लड़ता है और पत्नी का सुहाग उसके साथ लड़ता है। और पाकिस्तान का सैनिक लड़ने के लिए आता है, सब भाड़े के टट्टू लड़ने के लिए आते हैं। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, मैं एक बात बताना चाहता हूं, हर हिंदू वफादार नहीं है और हर मुसलमान गद्दार नहीं है। यह सोच के कविता सुनिएगा। मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सच्चे मराठा में और पाकिस्तान के काफिर मुसलमान में क्या फर्क है, मैं कहना चाहता हूं। और मित्रों, क्योंकि मैं कपड़े की दुकान में बैठा हुआ था, हिंदुस्तान के संस्कार कैसे लड़ते हैं, बात समझ में आकर जोरदार सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। क्योंकि मैं मेरी कविताओं में चुटकुलों का प्रयोग नहीं करता, माफ कीजिएगा। ए भैया जरा 1 मिनट, मैं कहना चाहता हूं साहब, एक कपड़े की दुकान में बैठा हुआ था, संस्कार कैसे लड़ते हैं। मुंबई में रहता हूं, मेरी राजस्थान जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र है। मेरे कपड़े की दुकान पर बैठा हुआ था, एक आदमी अपने बच्चों को कपड़े दिलवाने के लिए आया। उसने अपनी बीवी को 5 साड़ियां दिलवाई, अपनी बेटी को 5 ड्रेस दिलवाई, अपने बेटे को 5 पैंट और शर्ट दिलवाई। तो मैंने उससे पूछा, क्यों भाई घर में शादी है क्या? उसका जवाब सुन के पूरे श्रोताओं का आशीर्वाद चाहता हूं। उसने कहा, नहीं साहब, मेरा नाम महेश शेड़ेकर है, मैं फौजी हूं, करगिल में युद्ध चल रहा है, युद्ध का बुलावा आ गया है और मैं जानता मैं वापस नहीं आऊंगा, यह सोचकर 2 साल के कपड़े दिलवा करके जा रहा हूं। अपनी पत्नी के सामने बड़ा खुश होकर लहरा रहा है, खुश हो रहा है कि भारत माता पर मिट जाऊंगा, भारत माता पर मरना चाहता हूं। अपनी पत्नी के सामने बड़ा खुश होकर बोल रहा है, मेरा नाम महेश शेड़ेकर है, मैं फौजी हूं, करगिल में युद्ध चल रहा है, युद्ध का बुलावा आ गया है और मैं ये जानता हूं कि मैं वापस नहीं आऊंगा, यह सोचकर 2 साल के कपड़े दिलवा करके जा रहा हूं। क्यों? कि सरकार से पैसा आने में 2 साल लग जाएगा। यह हिंदुस्तान के संस्कार है। और पाकिस्तान के संस्कार समझ में आए तो जितने भी लोग खड़े हुए पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। यही बात उल्टी होती है। एक हिंदुस्तान के सैनिक को देखा, अपनी पत्नी के सामने बड़ा खुश करके मुस्कुरा करके बोल रहा है कि भारत माता पर मेरा सौभाग्य है, मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। और एक पाकिस्तान का सैनिक क्यों नहीं जी सकता पाकिस्तान? कि करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सैनिक ने अपनी बीवी के पास लेटर लिखा कि जाने मन मुशर्रफ की मम्मी अस्सलाम वालेकुम, परसों हिंदुस्तान की सेना ने हमें 500 मीटर पीछे धकेल दिया था, कल भी हमें 250 मीटर पीछे धकेल दिया था। अगर यही चाल रही, यही रफ्तार रही तो इंशाअल्लाह 15 दिन में आकर के मिलता हूं। वो अल्लाह मियां से दुआ करता है कि हिंदुस्तान की सेना धक्का मारे, मैं मेरे घर पहुंचूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का सैनिक क्या सोच के लड़ने के लिए जाता है। मैं 4 पंक्तियों से आपको लहराते हुए हाथ देखना चाहता हूं और मैं तभी इस पंक्तियों के माध्यम से देखना चाहता हूं कितनी देर मुझे यहां खड़ा रहना है। ये शेरों की धरती है, ये शेर का प्रोग्राम है। और आज भी बाला साहब ठाकरे का दूसरे हिंदुस्तान में जवाब नहीं है, एक ही शेर है। शेर के बच्चे बहुत हो सकते हैं, शेर के बच्चे हो सकते हैं, लेकिन शेर जो माना जाता है
महाराष्ट्र का एक मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद तो बाला साहब ठाकरे है। मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का सैनिक क्या सोचकर लड़ने के लिए जाता है? मैं 4 पंक्तियों से काव्य यात्रा शुरू करना चाहता हूं। का सुन रे नवाज, यह है हिंदुस्तान के सैनिक की शान। सुन रे नवाज, कर नहीं आया बाज कारगिल पे उठाई अंगुली पछाड़ देंगे हम। पहले तेरे पाक के 2 भाग कर दिए हमने, अब तेरे पाक को नक्शे से फाड़ देंगे हम। कश्मीर के तो ख्वाब देखना ही बंद कर दे, कश्मीर के तो ख्वाब देखना ही बंद कर दे, वरना तेरे संग कीर्तन की जड़ें उखाड़ देंगे हम। और अब क्या जो युद्ध छिड़ा, शिवाजी की है कसम, इस्लामाबाद में तिरंगा गाड़ देंगे हम, इस्लामाबाद में तिरंगा गाड़ देंगे हम। ये संस्कार होते हैं जब ये देश हम पाकिस्तान से जीतते हैं। मित्रों, माफ कीजिएगा, पुलिस वालों के लिए कहा, मेरे देश में पुलिस वालों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं पुलिस की बात करूंगा, महाराष्ट्र की पुलिस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर पर थी किसी जमाने में। आजकल यह स्थिति हो गई है कि 4 कमिश्नर बातें कर रहे थे, एक ने कहा तुम्हारी पुलिस कैसी है, तुम्हारी पुलिस कैसी है, तुम्हारी पुलिस कैसी है। मुंबई की पुलिस का जवाब सुना साहब। अमेरिका वाले ने कहा कि हमारे यहां मुजरिम को 1 महीने में पकड़ के लेके आते हैं। लंदन वाले ने कहा कि नहीं साहब, हमारे यहां 15 दिन में आ जाता है। हमारा मुंबई का पुलिस कमिश्नर बोला, सरदार जी माफ कीजिएगा, हमें 8 दिन पहले पता होता है कौन कांड होने वाला है, कहां कांड करने वाले लोग हैं। तो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से मेरी पुलिस को भी कहना चाहता हूं, यह कवि का मंच है, हम नेताओं को गाली दे सकते हैं तो गंदी पुलिस के बारे में बोल सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देश अखंडता खंडों में बांट गई अंग्रेज मुस्टंडों की धारा। मेरा भारत देश था, यहां से लेकर बहुत लंबा चौड़ा था कि अंग्रेजों की मुस्टंडों की धारा देश को टुकड़े करके चली गई। 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि देश अखंडता खंडों में बांट गई अंग्रेज मुस्टंडों की धारा, हिस्से में खंड मिला उस खंड को नेताओं ने मझधारी उतारा। बम ने मारा, भूकंप ने मारा, बम ने मारा, भूकंप ने मारा, कुर्सी के खातिर दंगों ने मारा। बम ने मारा, भूकंप ने मारा, कुर्सी के खातिर दंगों ने मारा। और बाकी बची कुछ जनता बची, उसे खाकी वर्दी के लफंगों ने मारा। बाकी बची कुछ जनता बची, उसे खाकी वर्दी के लफंगों ने मारा। माफ कीजिएगा, पुलिस की सेवा भी खास ठीक नहीं है, हो सकता है यहां की पुलिस, नांदेड़ी पुलिस अच्छी हो। पाकिस्तान के लिए मैं कहना चाहता हूं, नांदेड़ी पुलिस के बारे में जब बात कर रहा हूं, वही लोग ताली बजा रहे हैं जो नांदेड़ पुलिस के चक्कर में आ चुके हैं। ये कुटे कुटाए लोग हैं जो मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान के लिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, दोस्तों ने कहा, और माफ कीजिएगा एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर ये टीवी दिल्ली दिखाई जाए या पाकिस्तान को दिखाया जाए मेरा सौभाग्य रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि सोनिया गांधी और अटल जी में एक ही फर्क है, सोनिया गांधी ने शादी के लिए देश छोड़ दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के लिए शादी छोड़ दी। बस लेकर के पाकिस्तान गए थे वो, 29 साल की नौजवान लड़की हत्या, एक पत्रकार थी, उसने ये कहा था कि अटल जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। अटल जी की ऐसी स्थिति थी, आपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण में भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं तो शूर्पणखा आती है, शूर्पणखा भगवान राम से कहते हैं मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। राम कुछ बोलते नहीं है, लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हैं। यह स्थिति होती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर के पाकिस्तान गए थे, उनके लक्ष्मण यानी कि स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी भी उनके साथ थे। जब हत्या ने यह कहा, 29 साल की नौजवान लड़की हत्या पत्रकार, जिसने कहा अटल जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्गीय प्रमोद जी से अपने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण संभाल। लक्ष्मण स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी का, प्रभु मेरी तो शादी हो गई है, ये आपसे बात कर रही है। आगे निकल गए अटल बिहारी वाजपेयी, फिर हत्या ने यह कहा कि अटल जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, मैं आपसे कह रही हूं। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी ने मन ही मन में सोचा, यार 40 साल पहले क्यों नहीं मिली। उसके बाद भी आगे चली गई, और आगे जाने के बाद फिर हत्या ने कहा, अटल जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, क्योंकि मुझे कश्मीर बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि लगा दिया था, पंडित का देशभक्ति जाग गई। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा, मैं 4 पंक्तियों से अपनी काव्य यात्रा शुरू करता हूं। कब भारती से बस चली, और इसे प्यार देते रहिएगा। कब भारती से बस चली, पाक में तिखल बली, बोला भारती का बली पाक दिखलाइए। हिंदुस्तान का हनुमान बस में बैठकर नवाब शरीफ को बस में करने के लिए पाकिस्तान जाता है।
तो भारत से बस चली, पाक में थी खलबली, बोला भारत का बलि पाक दिखलाइए। तो लाहौरी, कराची, इस्लामाबाद दिखा कर बोला ये नवाज क्षमादान देते जाइए। अतिया कुमारी बोली कुंवारा ले जाए डोली, अतिया कुमारी बोली कुंवारा ले जाए डोली, पर मेहरी में कश्मीर मुझे देते जाइए। तो अटल जी बोले हनीमून होगा कश्मीर, लाना हो तो दहेजी में पाकिस्तान लाइए, लाना हो तो दहेजी में पाकिस्तान। भाई क्या बात है। लेकिन मित्रों, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, आपने वंस मोर कहा है, वंस मोर मैं दोबारा सुनाऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपका सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं क्या? पहली बार आपका ध्यान कहां था? और वंस मोर के चक्कर में हिंदुस्तान की 1 अरब की आबादी हो गई है साहब। अगर इससे अच्छा है कि मैं आगे बढ़ूं, जितना समय मैं आपके साथ हूं नई पंक्तियां सुनाऊं, बाकी मेरे बाद देश के बहुत बड़े कवि हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो आएंगे। मैं मेरी पारी खेलना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जब बस से आए, मुशर्रफ को बुलाया वार्ता के लिए आगरा में, उसके सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी गई, लेकिन कमबख्त एक भी तोप का निशाना सही लगा। लोगों ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा कि घुसपैठे कहां से आए थे, पोखरण कांड क्यों जरूरी था, उसको मुशर्रफ को यहां आगरा बुलाने की क्या जरूरत थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि पहली गाली मैं ना बोलूं, दूजी मैं ना करूं बिगाड़, जब कोई तीजी गाली देवे खंजर से लूं शीश उतार। मैंने मुशर्रफ तुझे समझा दिया है, अगर नहीं माना तो सुन, ऐसा हो सकता है। और इतना प्यार देते रहिएगा, कड़वा सच। और दूसरे के माफ कीजिएगा, देश में जो मेरे दोस्तों ने कहा है मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, कड़वा सच बोलना, आंख पर चलना है। जिस देश में देश का पीएम सुरक्षित नहीं है, सीएम सुरक्षित नहीं है, एक कवि की क्या औकात है? हो सकता है आपके बीच में कोई आईएसआई का एजेंट आकर के बैठ जाए, कोई आतंकवादी आकर बैठ जाए, उसकी गोली मेरे सीने पर लग जाए, लेकिन मैं घर से निकलता हूं, मेरी बीबी चूड़िया खोल के किले पर लगा देती है, वो जानते किस दिन मंच पे फूटेगा। लेकिन मित्रों, जिस दिन मेरी पत्नी की चूड़ियां टूटेंगी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम की आवाज आएगी। कड़वा सच बोलने की हिम्मत मैं कर रहा हूं, तो समर्थन करने की हिम्मत तो आप भी कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा कि भारत से नफरत करने वाला शैतान कहां पर था। मुशर्रफ ऐसा ना हो जाए, मैंने समझौते की बात की है तेरे से, अब दोबारा नाटक करने की कोशिश मत करना कि भारत से नफरत करने वाला शैतान कहां पर था। और एक बात कहता हूं साहब, बड़ा मजे से आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अभी नरेंद्र बंजारा बोलो पाकिस्तान निपटा देंगे, आपने भी कहा निपटा देंगे, खूब ताली बजाई। मगर साहब थोड़े बहुत बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग हों तो मैं कह सकता हूं, जो देश अफजल गुरु को फांसी नहीं दे पाया, जितने समझदार हैं उतने बजा हैं, आजादी की जरूरत नहीं है। जो देश अफजल गुरु को फांसी नहीं दे पाया, वो पाकिस्तान कहां से निपटाएगा यार। और बोलते हैं आलसी हैं, आलसी हैं, आलसी हैं। अपन तो आलसी हैं, बोले आलसी हैं, आलसी हैं, आलसी हैं। इन्होंने तो बढ़िया ढंग से खड़ा कर दिया कि आलसी हैं। कई बार तो बोला जाता आलसी हैं, फिर भी इनके 2 बच्चे हैं। और मैंने कहा बच्चे तो भगवान की देन है, उसमें अपना क्या योगदान, उसमें अपना क्या योगदान। और अगर अपने योगदान से हो। और एक बात कहता हूं साहब, बड़ा मजे से आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अभी नरेंद्र बंजारा बोलो पाकिस्तान निपटा देंगे, आपने भी कहा निपटा देंगे, खूब ताली बजाई। मगर साहब थोड़े बहुत बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग हों तो मैं कह सकता हूं, जो देश अफजल गुरु को फांसी नहीं दे पाया, जितने समझदार हैं उतने बजा हैं, आजादी की जरूरत नहीं है। जो देश अफजल गुरु को फांसी नहीं दे पाया, वो पाकिस्तान कहां से निपटाएगा यार। और बोलते हैं आलसी हैं, आलसी हैं, आलसी हैं। अपन तो आलसी हैं, बोले आलसी हैं, आलसी हैं, आलसी हैं।